किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में डीएपी डालने का सही तरीका क्या है। सही तरीका, सही जानकारी एक अच्छे समय पे इस्तेमाल करेंगे तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप बाद में या फिर कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो उतना अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि डीएपी हमें कब डालना चाहिए, डीएपी डालने से आखिर हमें फ़ायदा क्या मिलता है और डीएपी के साथ क्या डालें क्या ना डालें। कंप्लीट जानकारी के लिए किसान भाइयों, आज की हमारी ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने गेहूं की बुआई कर ली है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि अब आगे किसान साथियों को क्या करना चाहिए। अगर आपने बुआई नहीं की है तो भी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपना कीमती सुझाव दें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपने इस साल यानी 2023 में कौन सी गेहूं की वैरायटी लगाई हुई थी, मतलब लगाई हुई है। तो चलिए जानते हैं कि हमें डीएपी डालते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं समय। हमें किस समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें इसका ज़्यादा लाभ मिल सके। किसान साथियों, आप सभी को पता ही होगा, डीएपी खाद हम ज़्यादातर जो है इस्तेमाल करते हैं बुआई करते समय, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो लगभग स्थिर ही रहता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाता है, जबकि हमारी जड़ों को फास्फोरस के पास जाना पड़ता है। तो इसीलिए गेहूं की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, उसमें हम बुआई करते समय ही या फिर आप अंतिम जुताई करते समय आप अपने खेत में डालने के बाद जुताई करवा सकते हैं, या फिर आप बुआई करते समय भी डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने समय जान लिया कि डीएपी खाद कब डालनी है। डीएपी खाद गेहूं की बुआई करते समय या फिर अंतिम जुताई करते समय आपको अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर आप बाद में डालते हैं, लाभ मिलेगा लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई कि हमें कब डालना चाहिए, डालने का वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करना चाहिए। हर फसलों में मात्राएं अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं में भी आपको डीएपी उचित मात्रा में डालना चाहिए। अब जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डीएपी गेहूं में डालना होता है। तो यहाँ पे हम किसान साथियों आपको दो फार्मूले बताएंगे। बहुत सारे हमारे किसान साथी डीएपी के साथ में एसएसपी खाद भी डालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आप केवल डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं तो कितना करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की बुआई करते समय केवल डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करते हैं तो 55 किलो डीएपी, यहाँ पे हम जो खाद की मात्रा आपको बताएंगे वह 1 एकड़ खेत की बताएंगे, अर्थात 1 एकड़ खेत में 55 किलो आपको डीएपी गेहूं की बुआई करते समय अपने गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। 55 किलो मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। इसके साथ साथ हम डालते हैं पोटास। 25 से 30 किलो पोटास डालना है। साथ में यूरिया भी 20 किलो या अधिकतम 25 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई। यूरिया भी आपको अलग से देना होता है, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता ज़रूर है लेकिन हमें थोड़े ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो 55 किलो आपका डीएपी हो गया। यूरिया आप 20 किलो डाल सकते हैं या अधिकतम 25 किलो डाल सकते हैं, और पोटास आप लगभग 25 से 30 किलो गेहूं की बुआई करते समय ये 3 खादें अवश्य आपको देनी है। इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है, मान लीजिए आप यूरिया नहीं डालते हैं तो आप यूरिया तो कुछ दिन बाद भी डाल की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो पोटास बहुत अक्सर हमने देखा है ज़्यादातर किसान साथी डीएपी डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तमाम चीज़ें डालेंगे, लेकिन पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हम किसी दिन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जैसे डीएपी से आपके नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति होती है, यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, वैसे ही एक हमारा अहम और मुख्य तत्व होता है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद अगर किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को पड़ती है तो वो होता है पोटास। पोटास की कमी से दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं। पोटास की कमी से बहुत सारा नुकसान होता है, तने कमज़ोर रह जाते हैं, फसलें गिर सकती हैं। पोटास से पौधे में भोजन बनने की क्षमता कम रह जाती है। पोटास से आपके दाने में चमक नहीं आ पाती है, बालियाँ ये सब छोटी रह जाती हैं। तो यहाँ पे पोटास का इस्तेमाल अवश्य करना। अगर आप चाहते हैं अच्छा पैदावार मिले तो एमओपी पोटास जो 60% वाला आता है, लगभग 25 या 30 किलो आप 1 एकड़ में इस्तेमाल जरूर करिए। तो पहला फार्मूला तो हमने जान लिया। अब पहले फार्मूले के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो यूरिया आपको 3 बार डालना होता है। पहली बार तो हमने आपको बता ही दिया कि 20 किलो या 25 किलो बुआई करते समय डीएपी के साथ डालिए। दूसरी बार यूरिया 40 से 45 किलो आपको डालना है पहले पानी पे, और अंतिम यूरिया भी आपको दूसरे पानी पे डालना होता है 40 से 45 किलो।
तो दूसरी और तीसरी यूरिया 40 से 45 किलो और पहली यूरिया 20 किलो या अधिकतम 25 किलो बुआई करते समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब मान सकते हैं 2.5 बैग के आसपास आप यूरिया डालेंगे, आधा बैग बुआई करते समय और एक एक बैग आप डाल दीजिए अपने पहले और दूसरे पानी पे, तो बढ़िया रहेगा, इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। अब बहुत सारे किसान साथी जो हैं वो एसएसपी का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। एसएसपी में आपका कैल्शियम हो जाता है, सल्फर हो जाता है, फास्फोरस भी हो जाता है। 19% के आसपास कैल्शियम मिल जाता है, 11% के आसपास सल्फर मिल जाता है और 16% फास्फोरस मिल जाता है। तो अगर आप डीएपी और एसएसपी एक साथ मिला के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं। 35 से 40 किलो आपको लेना है डीएपी, एसएसपी लेना है 1 बैग, इसके साथ में यूरिया लेना है 20 या 25 किलो और पोटास लेना है 25 से 30 किलो। ये 4 चीज़ें डीएपी, एसएसपी, यूरिया और पोटास, इनका इस्तेमाल बुआई करते समय आपको कर देना चाहिए। और वही पहले पानी पे 40 किलो या 45 किलो यूरिया और दूसरे पानी पे भी 40 से 45 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हमने खाद की मात्रा आपको बता दी, लगभग बुआई से कटाई तक इतनी मात्रा में ये जो दानेदार खादें होती हैं इसका इस्तेमाल करिएगा। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक हम पहले पानी पे डालेंगे लगभग 33% वाले जो जिंक सल्फेट आती है 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाले जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो हम पहले पानी के आसपास इसका इस्तेमाल करेंगे यूरिया के साथ में, तो अच्छा लाभ मिलेगा। बुआई करते समय आपको जिंक नहीं डालना होता है क्योंकि हम डीएपी डालेंगे या एसएसपी डालेंगे जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस वाले खाद के साथ हम जिंक सल्फेट नहीं डालते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये जो जिंक फास्फेट होता है ये अघुलनशील होता है, पौधे इसको भोजन के रूप में नहीं ले पाते, इसलिए हम पहले पानी पे जिंक डालेंगे। अभी यहाँ पे हमने समय बता दिया, कब डालना है, मात्रा हमने बता दिया। अब जानते हैं फ़ायदे कि अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं फास्फोरस के फ़ायदे क्या होते हैं। फास्फोरस हम क्यों डालते हैं, डीएपी खाद हम क्यों डालते हैं? तो फास्फोरस के इस्तेमाल से पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है जिससे पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। पौधे में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, इनके बनने में काफ़ी मदद करता है फास्फोरस। फास्फोरस से जड़ों का विकास अच्छे से होता है, फास्फोरस से कोशिका विभाजन अच्छे से होता है, फास्फोरस से पौधे में वृद्धि होती है, उत्पादन में मदद करता है, फूल और फल के विकास में काफ़ी अहम काम करता है। इसलिए हम बालियाँ निकलते समय हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस हमारी फसलों को समय पे पकने में मदद करता है। फास्फोरस सर्दियों की कठोरता से बचाता है, बीज के निर्माण को बढ़ावा देता है, कल्ले फूटने को उत्तेजित करता है जिससे अच्छे कल्ले आते हैं। जब जड़ विकास अच्छे से होगा तब कल्ले का विकास भी अच्छे से होगा। आप कोई भी अपने खेत में चले जाइए, जो आपके पौधे सबसे स्वस्थ आपको दिखें, ऐसा नहीं कि हाँ पूरे खेत में एक समान फसल होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फसल है वहाँ पे एक पौधा आप उखाड़ के देखिएगा, उसकी जड़ों का विकास अगर हम तुलना करें कमज़ोर वाले पौधे से तो काफ़ी अच्छे से होता है। तो जड़ विकास आपके पौधे के विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जड़ विकास जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक आपके पौधे का विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फास्फोरस वाली खाद आपको शुरुआत में ही डालना होता है क्योंकि जड़ विकास सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पौधे का विकास स्टार्ट होता है। तो कल्ले फूटने में काफ़ी मदद करता है, पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है। अब डीएपी में क्या पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन का काम आप सभी को पता ही होगा, नाइट्रोजन आपके पौधे में वानस्पतिक विकास में मदद करता है, अर्थात जो जड़ के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है, आप ये बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा दूँ, जितना भी आपके मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके विकास में फास्फोरस का अहम काम होता है। हालांकि ऊपर वाले कुछ हिस्से के विकास में भी मदद करता है, लेकिन अगर सीधी और सरल भाषा में आप समझें तो जो जड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे वाला विकास है वो फास्फोरस अहम काम करता है, और मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी हरा वाला हिस्सा आपको दिखता है उसके निर्माण में जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, इसका काफ़ी अहम काम होता है। बिना नाइट्रोजन के कभी भी वानस्पतिक विकास, हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगी, पौधे का जीवन चक्र ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग कंप्लीट जानकारी आपको दे दी कि फास्फोरस के क्या काम होते हैं, अगर आप डीएपी डालते हैं तो इसके कार्य क्या होते हैं। अब हम जानते हैं किसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो लगभग सभी खादों के साथ आप डीएपी डाल सकते हैं, लेकिन केवल एक खाद आपको नहीं डालनी होती है, वो होता है किसान साथियों जिंक सल्फेट। कभी भी जिंक सल्फेट के साथ आपको फास्फोरस वाली कोई भी खाद नहीं डालनी होती है, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो।
क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब फास्फोरस और जो जिंक होती है मिलती हैं तो रिएक्शन करते हैं, जिससे एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब यह तत्व अघुलनशील होता है, पौधे अपने भोजन के रूप में इसको ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं, ले ही नहीं पाते हैं। तो आपका फास्फोरस भी जितना भी जिंक के साथ मिलेगा वो बेकार हो जाता है और आपका जिंक भी बेकार हो जाता है। समझ लीजिए आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। आप कभी देखते होंगे कि हमने खादों का इस्तेमाल भी किया लेकिन फिर भी पौधे का विकास सही से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अगर आपको जिंक डालना है तो पहले पानी पे डालिए, वो बेहतर रहेगा, जैसे कि मैंने पहले आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो हमने लगभग कंप्लीट जानकारी आपको दे दी। आपको डीएपी का इस्तेमाल गेहूं में कब करना चाहिए और किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, लगभग सभी खाद के साथ आप डाल सकते हैं। केवल जिंक सल्फेट या फिर सल्फेट वाली जितनी भी खादें आती हैं उसके साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही वीडियो समय समय पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।